हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ब्लॉकचेन का यूनिट 2 कंप्लीट इन वन शॉट फॉर योर एनसीएम एग्जाम्स। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो कंसेंसस एल्गोरिदम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने तुम्हें यूनिट 1 में पढ़ाया था। ठीक है, अगर तुमने वो वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, वरना मैं तुम्हें दोबारा से बताती हूँ दैट व्हाट इज कंसेंसस एल्गोरिदम। तो देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ना कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, या फिर वी कैन से बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम नोड्स बोलते हैं, जो कि मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो नोड्स होते हैं, इन सारे नोड्स के पास एक ही तरीके की ब्लॉकचेन अवेलेबल होती है। एक ही तरीके की ब्लॉकचेन अवेलेबल होती है, और जो चेंज किसी एक कंप्यूटर या फिर किसी एक नोड के ब्लॉकचेन के अंदर होता है, वही चेंज हर नोड के ब्लॉकचेन के अंदर होता है। ठीक है, अब ब्लॉकचेन के अंदर न्यू ट्रांजैक्शन वाले ब्लॉक्स डालने की जिम्मेदारी भी इन्हीं नोड्स की होती है, और इन्हीं में से कोई भी नोड ब्लॉकचेन के अंदर ये काम कर सकता है। तो अब ये डिसाइड कैसे होगा कि कब कौन सा वाला कंप्यूटर ब्लॉकचेन के अंदर नोड्स को डाल रहा है, ब्लॉकचेन सॉरी नॉट नोड्स, ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को डाल रहा है जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है। ये हम डिसाइड करते थे कंसेंसस मैकेनिज्म की हेल्प से, जिसके अंदर अलग अलग तरीके होते थे। जिसमें पहला होता था प्रूफ ऑफ वर्क। अब प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता था, हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स है और हर कंप्यूटर बोल रहा है कि उनको ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स को डालना है, क्योंकि जो भी कंप्यूटर ये काम करता है उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई रिवॉर्ड लेना चाहेगा, तो हर कंप्यूटर चाहता है कि वो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स को डाले। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर ऐसे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, बिकॉज एवरी नोड वांट्स टू ऐड अ ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से हम पहला मैकेनिज्म जो यूज करते हैं वो होता है प्रूफ ऑफ वर्क। जहाँ पर हम हर एक कंप्यूटर को एक कॉम्प्लेक्स पजल दे देते हैं और बोलते हैं इसको सॉल्व करो। अब सपोज इस पजल को इस वाले कंप्यूटर ने सबसे पहले सॉल्व करा, तो जो भी ट्रांजैक्शन ब्लॉक के अंदर स्टोर है, ये क्या कर पाएगा, ये इसको इस वाली ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर पाएगा, और इससे क्या होगा, इस कंप्यूटर को एक रिवॉर्ड मिलेगा। अब जैसे ही इस वाले कंप्यूटर ने इस ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर दिया, बाकी सबके पास भी वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, लेकिन बाकी के कंप्यूटर्स को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। तो ये समझ आ गया। तो इट इज अ कंसेंसस मैकेनिज्म का पहला पार्ट विच इज प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। अब एक बार इसके अच्छे से डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है। देखो, Proof of work is the first and most traditional consensus mechanism used in blockchain network. तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था बाय बिटकॉइन। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बिटकॉइन इन 2009, और इनको इसको क्या बोलते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करा था सतोशी नाकामोतो ने। नाकामोतो ने, ठीक है, बिटकॉइन भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। तो उसके बाद यहाँ पर ये सब समझ आ गया, बट एक बार कोर आइडिया देख लेते हैं। व्हाट इज द कोर आइडिया बिटवीन प्रूफ ऑफ वर्क। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी हमारे माइनर्स होते हैं ना, दे कम्पीट टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक पजल। ठीक है, सॉल्विंग दिस पजल रिक्वायर्स हाई कॉम्पिटेशनल पावर एंड एनर्जी। द माइनर वो सॉल्व इट, फर्स्ट गेट द राइट टू वैलिडेट द ब्लॉक, एड इट टू ब्लॉकचेन एंड रिसीव अ ब्लॉक रिवॉर्ड। तो यही सब था जो मैंने तुम्हें समझाया कि जो भी पजल को बिटकॉइन ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करता है, उसको रिवॉर्ड मिलता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर ना हर कंप्यूटर पहली बात तो वर्क कर रहा है, क्योंकि हर कंप्यूटर पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और हाई कंप्यूटेशंस कर रहा है, एंड इस वजह से ये जो पूरा एडिशन वाला काम है, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं, और ये प्रोसेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पर क्या होता है कि ब्लॉक जितने भी नेटवर्क के अंदर नोड्स है ना, वो आपस में ही ब्लॉक्स को ऐड वगैरह कर लेते हैं। सो वी डू नॉट नीड अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, इस वजह से ये डिसेंट्रलाइजेशन भी प्रोवाइड करता है। अगर स्टेप बाय स्टेप बात करें, तो सबसे पहले क्या होगा, एक ट्रांजेक्शन होगा। अब ये जो ट्रांजेक्शन होता है, ये जाएगा जितने भी कंप्यूटर्स के अंदर नोड्स हैं सबके पास, और बोला जाएगा कि इसको ना अपडेट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, माइनर सबसे पहले क्या करेंगे, उस ट्रांजेक्शन को अभी के लिए वो क्या करेंगे, रखेंगे, जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि उस ट्रांजेक्शन को ब्लॉक के अंदर कौन ऐड करने वाला है। अब क्या होगा, जब ट्रांजेक्शन आएगा वो हैश फॉर्म के अंदर आएगा। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले तो ये एक्चुअल ट्रांजेक्शन को पता करने की कोशिश करेंगे अपनी पब्लिक की से। अपनी पब्लिक की से एक्चुअल ट्रांजेक्शन का पता करने की कोशिश करेंगे। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने की मदद से एक प्रॉपर हैश को वीकेंड से डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे। जब किसी भी कंप्यूटर की वीकेंड से पब्लिक की से वो खुल जाएगा, और पता चल जाएगा कि क्या ट्रांजेक्शन है। उसके बाद वो देखेंगे कि इज दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एक्चुअली वैलिड और नॉट। ठीक है, यानी कि अगर इनकी की से वो ट्रांजेक्शन खुल गया, दैट मीन्स इट इज वैलिड। ठीक है,
और इसके बाद बाकी नोड्स भी वेरीफाई कर लेंगे कि ये जो भी ब्लॉक आया है हमारे पास, ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ये वैलिड है कि नहीं। ठीक है, अगर वैलिड होगी तो ब्लॉक ऐड हो जाएगा ब्लॉकचेन के अंदर, और जिसने भी ऐड करा उसको एक रिवॉर्ड रिसीव हो जाएगा। सो ऑल दीज आर द स्टेप्स फॉर योर, वी कैन से, प्रूफ ऑफ वर्क। कि पहले एक ट्रांज़ैक्शन इनिशिएट हुई, उसके बाद वो माइनर्स तक ब्रॉडकास्ट होगी। पहले तो जो भी ब्रॉडकास्ट हुआ वो एक प्राइवेट की के थ्रू जाएगा, ठीक है? अब माइनर ग्रुप पेंडिंग ट्रांज़ैक्शंस इनटू अ ब्लॉक, अभी ब्लॉक के अंदर वो ट्रांज़ैक्शन नहीं डलेगी, ठीक है? पहले हर माइनर उसको खोल के, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी ट्रांज़ैक्शन आई वो हैश फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर वो भी अपनी तरफ से अपनी तरफ से प्राइवेट कीज़ लगा के देखेंगे, अपनी तरफ से वो पब्लिक कीज़ लगा के देखेंगे और उस हैश वैल्यू को खोल के ट्रांज़ैक्शन का पता करने की कोशिश करेंगे। जैसे उनको एक वैलिड हैश फाउंड होगा, दैट मीन्स उन्हें एक्चुअल ट्रांज़ैक्शन का पता चल गया। तो ये ट्रांज़ैक्शंस अब सारे नोड्स तक जाएँगे और उसके बाद ये चेक करेंगे कि इज़ दैट ट्रांज़ैक्शन एक्चुअली वैलिड और नॉट। वैलिड होगी तो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे एंड इनमें से कोई एक नोड उसको जाके ब्लॉकचेन के अंदर डाल देगा। तो यही एक हमारा प्रोसेस होता है पूरा। अब अगर क्रिप्टोग्राफिक पजल की बात करें, द कोर ऑफ पीओडब्ल्यू, दैट मीन्स प्रूफ ऑफ वर्क, रिलाइज ऑन हैशिंग। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हैशिंग, इसी की मैंने बात की थी और हैशिंग हमने यूनिट 1 में पढ़ा भी था। यहाँ पर क्या होता है ना कि सपोज मैंने क्या करा, एक वी कैन से, जब हमने ट्रांजेक्शन करा हमने एक हैश वैल्यू दी और उसी हैश वैल्यू का बाकी सारे नोड्स वगैरह को पता लगाना पड़ता है। अगर एक वैलिड हैश वैल्यू उनको मिल रही है जो यहाँ पर भी है, दैट मीन्स हमारे पास जो ट्रांजेक्शन आया है वो सही है। कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर सारे माइनर्स को एक हैश वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है, ठीक है? या तो वो इक्वल हो, या फिर कम हो टारगेट वैल्यू से, ठीक है? इस तरीके से ये पूरी चीज़ होती है। ओके। यहाँ पे क्या होता है, हैश वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो माइनर्स होते हैं उनको मिलियंस और बिलियंस कॉम्बिनेशंस भी लगाने पड़ते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज नॉन्स। तो नॉन्स इज देखो, अ नॉन्स इज एन इंटीजर एडेड बाय माइनर्स टू द ब्लॉक हेडर। चेंजिंग द नॉन्स चेंज द रिजल्टिंग हैश। तो क्या होता है कि इनिशियली जब इनके पास हैश आता है, ये कुछ नंबर्स उसके स्टार्टिंग में लगाते हैं, ठीक है? अगर तुम हैश को चेंज कर दोगे तो तुम, अगर तुम नॉन्स को चेंज कर दोगे तो तुम एक्चुअल हैश को भी चेंज कर रहे हो। तो अब हो क्या रहा है कि हैश के अंदर से दे आर एडिंग सम नंबर्स इन द फ्रंट टू गेट द एक्चुअल कीज, जिसकी वजह से ये हैश जो है ये डिक्रिप्ट हो जाए और इन्हें एक्चुअल ट्रांजेक्शन मिल जाए। तो दिस थिंग इज वर्किंग ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस, ठीक है? अब ये सब तो हमने पहले ही यूनिट में भी पढ़ा हुआ था। अब देख लेते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क। तो लिमिटेशंस क्या है? पहली बात तो देखो, हो क्या रहा है ना कि हर कंप्यूटर आपस में ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करने से पहले, तो ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है उस वजह से, और हाई एनर्जी कंजम्पशंस भी होते हैं, ठीक है? उसके बाद रिस्क भी होता है कि क्या पता एक ही माइनर है जो बहुत बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, उसका हार्डवेयर ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो बहुत जल्दी सॉल्व कर रहा है, इस वजह से उसी को रिवॉर्ड्स मिल रहा है और वही ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है पूरे नेटवर्क में, तो एक तरीके का सेंट्रलाइज़ेशन रिस्क भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद इस वाले कांसेप्ट को एक्चुअल में स्केल करना डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड उसके बाद जो पूरा प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो इसका स्केलेबिलिटी का भी चैलेंज होता है। उसके बाद ये भी चीज़ होती है कि अगर एक नेटवर्क के अंदर एक नोड को अगर तुम 50% से ज़्यादा पावर दे सकते हो, ठीक है? अगर इसके अंदर इतनी ज़्यादा, एक सिंगल माइनर के अंदर इतनी सारी पावर आ जाती है कंप्यूटेशनल की, तो वो सारी वी कैन से बहुत सारा फास्ट कंप्यूटेशन कर सकता है। उसके बाद वो फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को भी अप्रूव कर सकता है। तो ये भी एक रिस्क हो जाता है, ठीक है? उसके बाद अगर एक्चुअल में देखें कि प्रूफ ऑफ वर्क कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, तो ऑब्वियसली ये बिटकॉइन, लाइट कॉइन, डोगे कॉइन, जो भी ये सारे कॉइन्स होते हैं, इन सब में ज़्यादातर हम प्रूफ ऑफ वर्क का ही यूज़ करते हैं, ठीक है? बिकॉज ये सारा क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइंस वगैरह में यूज होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। अगला है हमारे पास, अगर हम इसको बाकी मैकेनिज्म से कंपेयर करें तो प्रूफ ऑफ वर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसमें, लेकिन इसके साथ साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बहुत सारी चीजों से। जैसे स्पीड स्लो हो जाती है, देन कॉस्ट भी कम होता है, और एनर्जी एफिशिएंसी, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है कंप्यूटेशंस करने में, ठीक है? तो इसकी जगह पर बहुत
सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक या फिर डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, हम वो सब यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी रहेगी, साथ में एनर्जी कंजम्पशन भी कम होंगे। तो अब हम आगे ये प्रूफ ऑफ स्टेक या फिर डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंसस एल्गोरिदम का ही अगला पार्ट है हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जिस भी कंप्यूटर के पास हमारे वीकेंड से ज्यादा स्टेक्स होंगे, वो कंप्यूटर जाके ब्लॉकचेन को ब्लॉक के अंदर ऐड कर देता है। तो इट इज लाइक अ मॉडर्न मैकेनिज्म। तो देखो, प्रूफ ऑफ स्टेक इज अ मॉडर्न कंसेंसस मैकेनिज्म डिजाइन एज एन अल्टरनेटिव ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क। क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में कुछ दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि बहुत एनर्जी ले रहा था वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेन एम होता है कि हम ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट इसको बना पाए, और जो भी ट्रांजेक्शन प्रोसेस है वो ज्यादा फास्ट हो, एंड एक्चुअल में भी ये ज्यादा स्केलेबल हो। ठीक है, एंड मेन फोकस यही होगा कि सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा रहे। ओके, अब यहाँ पर कोर कंसेप्ट क्या है प्रूफ ऑफ स्टेक का। तो इन पीओएस पार्टिसिपेंट्स डू नॉट कॉम्पीट यूजिंग कंप्यूटिंग पावर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि हम सारे वीकेंड से नोड्स को एक प्रॉब्लम दे दे रहे हैं सॉल्व करने को, ये सब नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जितने भी वीकेंड से नोड्स है ना, उन सबके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टोकन्स या फिर स्टेक्स होते हैं, एंड इन सारे स्टेक्स में से जिसके पास सबसे ज्यादा स्टेक होंगे, उनको वी कैन से वो ब्लॉकचेन के अंदर चेंजेस को कर सकता है। वैसे तो बहुत रैंडमली नेटवर्क किसी भी एक वैलिडेटर को सिलेक्ट करता है, पर ज्यादा चांसेस क्या होते हैं कि नेटवर्क के अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा स्टेक्स है, उसको सिलेक्ट हो जाए, वो बेसिकली वो सिलेक्ट हो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में वैलिडेटर को रिवॉर्ड्स मिलते हैं फॉर इट्स ऑनेस्ट बिहेवियर एंड आर पैनलाइज अगर वो कोई मैलिशियस एक्शन परफॉर्म करता है तो। सो दिस इज द कोर कंसेप्ट ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक। समझ आ गया? अब यहाँ पर वर्किंग मैकेनिज्म क्या है इसका। तो इसका अगर वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें, अभी वर्किंग वर्किंग मैकेनिज्म से पहले आई थिंक मुझे तुम्हें इसको ज्यादा क्लियरली समझाना चाहिए, सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखो, होता क्या है कि यहाँ पर इसको रखते हैं वर्किंग मैकेनिज्म। मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताऊं, बट ऑल्सो इट इज इवन अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखो क्या होता है कि सबसे पहले ना मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे ये हमारे पास नेटवर्क है, और नेटवर्क के अंदर वी हैव मल्टीपल नोड्स, और वी कैन से माइनर्स, इसकी भाषा में माइनर्स। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर नेटवर्क के अंदर नोड्स हैं, और हर नोड वांट्स टू ऐड अ ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन। अब हो क्या रहा है, उसके लिए ना इनको वीकेंड से एक होता है कि इनको इन सबको ऐसा है कि जो भी ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करेगा उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो अब ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा नोड ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करा है। उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये कुछ करेंसी वीकेंड से ऐसे कुछ करेंसी देते हैं, कुछ करेंसी देते हैं। ये करेंसीज कुछ भी हो सकते हैं, तुम्हारे इथेरियम कॉइन्स होते हैं, यूजुअली इथेरियम कॉइन्स होते हैं। ये अपने इथेरियम कॉइन्स देते हैं। जैसे इसने इथेरियम कॉइन दिया 10, इसने इथेरियम कॉइन दिया 20, इसने दिया 10 दे दिया, इसने इथेरियम कॉइन दे दिया 50, देन इसने इथेरियम कॉइन दिया 60, इसने इथेरियम इथेरियम कॉइन दिया 10, 9, और इसने इथेरियम कॉइन दिया सबसे ज्यादा 50, सॉरी 80। ऐसे इन सब ने इथेरियम कॉइन्स दिए। अब इनको इन सेट ऑफ कॉइन्स को हम बोल रहे हैं स्टेक। ठीक है, अब जिसने सबसे ज्यादा कॉइन्स दिए, सबसे ज्यादा इथेरियम कॉइन्स दिए, एंड उसने सबसे लंबे टाइम तक उन कॉइन्स को होल्ड करके रखा, तो उसको हम बोलेंगे ओके, यू कैन अपडेट द ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन। ठीक है, और यू कैन चेक कि अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो तुम अपडेट कर सकते हो ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर। तो ये था रफ रफ आइडिया, इसको हम प्रूफ ऑफ स्टेक बोलते हैं। अब क्लियर हुआ थोड़ा। अब इसकी यहाँ पर वर्किंग देखो, यहाँ पर अब इसकी वर्किंग देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। सबसे पहले जो जितने भी यूजर्स हैं, वो लॉक करते हैं क्रिप्टो करेंसी को अपने वॉलेट के अंदर। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी यानी कि उन स्टेक्स को अपने वॉलेट के अंदर रखते हैं। अब नेटवर्क क्या करता है, उसी में से जिसके पास भी सबसे ज्यादा स्टेक वेट है, उसको वी कैन से उस इंसान को सिलेक्ट करता है। उसके बाद वो चेक करता है कि वो जो भी ब्लॉक है वो एक्चुअल में सही है या नहीं। अगर सही होता है तो उस ब्लॉक को वो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर देता है, एंड लास्ट में उसको एक रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, और अगर वो डिसऑनेस्ट बिहेव करेगा तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इतना समझ आ गया?
तो दिस इज द वर्किंग मैकेनिज्म। आई होप मैंने प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक बहुत अच्छे से करवा दिया एंड तुम्हें क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक में सिलेक्शन मेथड क्या होता है? तो पहला तो रैंडमली भी सिलेक्ट हो सकता है, ज्यादातर वही सिलेक्ट होते हैं जिनके पास ज्यादा स्टेक्स को वी कैन से लगा रहे हैं, तो ज्यादातर वही सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद वी कैन से कॉइन एज सिलेक्शन भी एक क्राइटेरिया होता है, जिसने बहुत लंबे समय तक वो स्टेक्स को होल्ड करके रखा हुआ है, तो उस बेसिस पे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसने वी कैन से 10 लगाया और इसके कॉइन्स इतने पुराने नहीं हैं, बट इसने ना बहुत टाइम पहले से इन कॉइन्स को होल्ड करके रखा है। या फिर अगर इसकी जगह पर सपोज किसी की कोई स्टेक है 8, बट वो बहुत टाइम से उसने होल्ड करके रखा हुआ है, तो हम उस वाले को चांस देंगे। ऐसा कुछ इसमें होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो सिलेक्शंस होता है, ज्यादातर जिसके पास हायर स्टेक होता है उसके चांसेस ज्यादा होता है। बट कभी कभार अगर किसी ने बहुत लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन तक उन कॉइन्स को स्टेक करके रखा हुआ है, तो उनके भी हाई चांसेस होते हैं वैलिडेशन के, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें भी होती है, जैसे कि कभी कभार हम प्रोबेबिलिटी पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि स्टेक की अमाउंट क्या है, देन कितनी बार रेपुटेशन की क्या रेपुटेशन है, एंड फिर रैंडम ऑर्डर में भी कभी कभी ये सिलेक्ट हो जाता है, सो दैट हर वी कैन से नेटवर्क के हर नोड को एक फेयर चांस मिले। तो दीज आर सम मेथड जिनकी मदद से वी कैन से हम प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर जो भी नोड है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली ये उन सारी चीजों को उन सारे ड्रॉबैक्स को ठीक करता है जो कि प्रूफ ऑफ वर्क में थे। यानी कि यहाँ पर कोई भी अलग से कंप्यूटेशनल वर्क करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद ट्रांजेक्शन्स फास्टर होते हैं, अलग से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो दिस इज अ स्केलेबल थिंग, ठीक है। तो ये स्केलेबल है एंड एनवायरमेंट सबसे सस्टेनेबल भी है। बट अब इसकी क्या लिमिटेशंस है या इसमें क्या चैलेंजेस है? तो देखो, अगर लिमिटेशंस की बात करें, तो सबसे पहले क्या हो सकता है कि अगर देयर आर नोट्स जहां पर वो ना स्टेक्स को शेयर कर रहे हैं, कि जो भी हो किसी भी तरीके से वही हमेशा वी कैन से वही हमेशा सिलेक्ट हो नेटवर्क के द्वारा, तो इसमें एक सेंट्रलाइजेशन अप्रोच आ जाता है कि एक ही नोड को बार बार चांस मिलेगा। तो ये वाली चीज हो जाती है। एंड कभी कभार अगर ऐसा हो कि किसी के पास कुछ है ही नहीं स्टेक करने को, तो वो कैसे कर पाएंगे और फिर कैसे डिसाइड हो पाएगा? तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्सो यहाँ पर ये जो प्रूफ ऑफ स्टेक है, ये बहुत न्यू अप्रोच है एंड ये न्यू न्यू आया है। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी एक ने गलती से कुछ वी कैन से गलत नोड को डाल दिया या गलत ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया, नॉट गलत नोड, गलत ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया, तो पहली बात तो उसके सारे ही स्टेक्स चले जाएंगे, उसके बाद उसको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। सो ये सारी चीजें होती हैं जो कि लिमिटेशंस है इस प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है, तो मैंने तुम्हें बताया कि प्रूफ ऑफ स्टेक ज्यादातर इथेरियम के अंदर यूज होता है। उसके बाद पोल्का डॉट, सोलाना, कार्डानो, इन सब में यूज होता है। अगर मैं बात करूँ प्रूफ ऑफ वर्क की, तो हम प्रूफ ऑफ वर्क ज्यादातर बिटकॉइन, डो कॉइन, इन सब में यूज करते थे। सो दीज आर द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। अगर बात करूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, सो वी ऑलरेडी स्टडीड दैट प्रूफ ऑफ स्टेक इज बेटर देन प्रूफ ऑफ वर्क, क्योंकि इसमें फास्ट कंप्यूटेशन होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं जिन वजह से प्रूफ ऑफ वर्क इज एक्चुअली प्रूफ ऑफ स्टेक इज एक्चुअली बेटर देन प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फास्टर ब्लॉक क्रिएशन होती है, उसके बाद ये इन्वायरमेंट को भी इतना इम्पैक्ट नहीं करता, कॉम्पिटेशनल मेथड्स फास्ट होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, सिक्योरिटी वगैरह तो दोनों ही प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक ठीक है। अब इतना होने के बाद हमारे पास हमारा थर्ड मेथड आता है, विच इज हमारा प्रैक्टिकल बाइजेनेट फॉल्ट टॉलरेंस। ओके, प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, एंड दिस इज अवर थर्ड कॉन्सेंसस एल्गोरिथम। अब देखो, ये जो पीबीएफटी है ना, यानी कि प्रैक्टिकल बाइजेनाइट फॉल्ट टॉलरेंस, ये एक बेसिकली मैकेनिज्म है जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, क्या सॉल्व कर रहा है, पहले मैं तुम्हें समझाती हूँ और तब तुम्हें समझ आएगा। सपोज अगेन, दिस इज अवर नेटवर्क एंड इन अवर नेटवर्क देयर आर मल्टीपल नोड्स, देयर आर मल्टीपल माइनर्स, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इनमें से ना कुछ माइनर्स फॉल्टी हैं, यानी कि कुछ माइनर्स चाहती हैं कि हम एक काम करते हैं, हम वी कैन से ये थोड़ी मैलिशियस या फिर फॉल्टी है। तो इस तरीके से ये ना हमेशा अगर गलत ब्लॉक्स भी आ जाएंगे या फिर गलत ट्रांजेक्शन भी आ जाएगा, ये इनको भी ब्लॉकचेन के अंदर डाल सकती है। तो अब क्या होता है, अगर हमें ऐसे वाले में
किसी एक पर्टिकुलर नोड को सिलेक्ट कर रहे हैं कि वो ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर डाले या जो भी है, ऐसा ऐसे वाले वी कैन से जब हमारे पास नेटवर्क के अंदर मैलिशियस नोड्स भी हैं तब वी वांट टू सिलेक्ट अ नोड। उसी लिए हम यूज़ करते हैं हमारा यहाँ पर पीबीएफटी के मैकेनिज्म, मतलब कंसेंसस एल्गोरिथम के अंदर पीबीएफटी को। अब पीबीएफटी क्या करता है, ये कैसे डील करता है? पीबीएफटी क्या करता है, सपोज एक नोड ने एक प्रपोजल दिया, इस नोड ने प्रपोजल दिया, इस नोड ने बोला कि एक काम करते हैं, इस ये जो भी ब्लॉक है ना, इसको ब्लॉकचेन के अंदर डाल देते हैं। ये वाला नोड बोलता है ऐसा। ये नोड प्रपोजल देता है। अब पूरे नेटवर्क में ज़रूरी नहीं है कि सारे ही नोड्स मैलिशियस हो। तो अब क्या होगा, ये वाला प्रपोजल हर नोड तक पहुँच जाएगा कि तुम्हें क्या लगता है हमें इसको ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है इसको ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है इसको ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना चाहिए? तो इसने सबको प्रपोजल दिया। अब सपोज़ ये वाला ना ये वाला नोड ये फॉल्टी है और ये वाला भी नोड फॉल्टी है। तो ये नहीं चाहेगा कि अच्छा नोड ब्लॉकचेन के अंदर ऐड। सपोज़ इसने बोला नो, ये नहीं हो सकता। इसने भी बोला नो, ये नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद इन दोनों ने देखा, अब इसका तो येस है ही ऑब्वियसली, और इसने भी बोला हाँ, दे वांट कि ये सही नोड है, इसको ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर दो, ये वैलिडेट ये बेसिकली वैलिड नोड है, और इसने भी बोला येस। अब हुआ क्या, इस नोड ने सबसे सबके ओपिनियंस लिए और मैक्सिमम वोट्स जो आए वो यस को आए। जब यस को आए तो क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हुआ। ठीक है, एंड इसी पूरे मैकेनिज्म को, मतलब देखो जो हमारी प्रॉब्लम थी वो थी कि अगर मैलिशियस कोई नोड है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई ब्लॉक कितना वैलिड है या कौन ऐड करेगा, ये सारी चीजें। एंड इसका सॉल्यूशन जो था वो था हमारा पीबीएफटी, जो कि कॉन्सेंसस मैकेनिज्म का ही एक एल्गो था। अब इतना समझ आया, अब यहाँ पे पढ़ो, देखो है क्या, पीबीएफटी की फुल फॉर्म है प्रैक्टिकल बाइजेनेट फॉल्ट टॉलरेंस। ये एक कंसेंसस मैकेनिज्म है जहाँ पर, और इसको वी कैन से इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये प्राइवेट ब्लॉकचेन्स में है। ठीक है, जहाँ पर हमें वैलिडेटर्स के बारे में पता है। ओके, अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस वगैरह छोड़ो, यहाँ देखो तुम सीधा कि पीबीएफटी कैन श्योर करता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन रीच कंसेंसस इवन व्हेन सम नोड्स आर फॉल्टी और मैलिशियस, कि ये सब एक पॉइंट तक पहुंच पाए डिस्पाइट हैविंग सम फॉल्टी नोड्स इन दैट। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन, देखो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये जो चीज है कि मैलिशियस नोट्स होने के बाद भी ये एक अप्रोच तक पहुंच पाए, इस प्रॉब्लम का नेम है बाइजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन है बाइजेनाइट फॉल्ट टॉलरेंस। समझ आया? तो अभी प्रॉब्लम के बारे में अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जहाँ पर मल्टीपल जनरल्स मस्ट कोऑर्डिनेट एन अटैक बट सम जनरल्स मे बी ट्विटर एंड सेंड फॉल्स मैसेजेस। So the challenge is how can honest participants reach agreement even when some participants are faulty और dishonest। तो यही प्रॉब्लम है जैसे मैंने तुम्हें समझाई। तो प्रॉब्लम क्या है, सपोज कि यहाँ पर तुम्हारे पास मल्टीपल माइनर्स है, अब इनमें से कुछ फॉल्टी हैं जो चाहते हैं कि हमेशा गलत ही चीज हो, हमेशा फॉल्स ही मैसेज जाए। अब जब ऐसा हो तो किस तरीके से सब लोग एक पॉइंट पर एग्री होंगे? तो उस वक्त क्या होता है, वोटिंग्स चलती है, और जो भी मेजर आता है, जो भी मेजोरिटी में आता है, हम उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसके वी हैव डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस, जिनमें से एक ही सॉल्यूशन हमारा है जो कि मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो है पीबीएफटी। तो पीबीएफटी अजम्पशंस पे चलता है, और पीबीएफटी मानता है कि जितने भी नोड्स होंगे ना उसमें से ज्यादा 1/3 नोड्स ही मैलिशियस हो सकते हैं, सारे नहीं होंगे। दिस इज द assumption। तो पीबीएफटी ऑपरेट अंडर द assumption that up to 1/3 of nodes may be faulty और malicious। तो इस वजह से हम एक वी कैन से मेजोरिटी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो पीबीएफटी को करेक्ट करने के लिए हमें चाहिए 3f+1 नोट्स, जिसमें से f हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ 40 नोट्स हो सकती है, और ये हमारा वी कैन से सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर पीबीएफटी तुम्हें समझ आया कि है क्या, कि किस तरीके से हम वोटिंग्स वगैरह करके एक एक पॉइंट तक पहुंचते हैं डिस्पाइट हैविंग 40 नोट्स। ठीक है, तो अब वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो पीबीएफटी का 3 फेज प्रोटोकॉल है, 3 फेजेस में ये वर्क करती है। पहले इसका होता है प्री प्रिपेयर फेज, सेकंड होता है प्रिपेयर फेज, थर्ड इज इट्स कमिट फेज। ठीक है, तो इट इज वर्किंग ऑन 3 डिफरेंट फेजेस। प्री प्राइमरी फेज को क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले
कि सबसे पहले क्या होगा, सपोज यहाँ पर तुम्हारे अलग अलग नोड्स हैं, उनमें से एक प्राइमरी नोड होगी, वो क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजेगी, ठीक है, कि इसको चेंज करना है कि नहीं, ऐसे करके क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट भेजेगी। अब होगा क्या, हर नोड के पास वो रिक्वेस्ट आएगी, हर नोड अपने अपने अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा और फिर रिस्पॉन्ड करेगा। एंड उसके बेसिस पे वो नोड देखेगी कि सबने मेजोरिटी किस चीज को लिए एग्री करा है, कि क्या इस ब्लॉक को ऐड करना है ब्लॉकचेन में या नहीं, ये सब। उसके बाद जो भी हमारे पास मेजोरिटी में रिसीव होगा, उसके बेसिस पे वी विल वर्क, ठीक है, उसी बेसिस पे ट्रांजेक्शंस होंगे और लेजर अपडेट हो जाएगा एंड इसी तरीके से डिसीजंस लिए जाएंगे। अब डिसीजन में क्या है कि कितने भी 40 नोट्स हों, बट एटलीस्ट हमारे 2f+1 नोट्स एग्री होने चाहिए सेम वैल्यू पे। फॉल्स है तो फॉल्स पे एग्री होने चाहिए, ट्रू है तो ट्रू पे एग्री होने चाहिए, मतलब ब्लॉक को उन्हें ब्लॉकचेन में डालना है उस चीज पे एग्री होने चाहिए। तो ये हमारा डिसीजन रूल होता है कि कितने अगर मल्टीपल नोट्स है, उनमें से 2f+1 नोट्स एक बात पर एग्री हो एटलीस्ट, और कोई कंफ्यूजन ना हो। सो आई होप अब तुम्हें ये प्रॉब्लम भी समझ आई और उसका सोल्यूशन पीबीएफटी भी समझ आया। ओके, अब यहाँ पर पीबीएफटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, यहाँ पर हमें हर ब्लॉकचेन के अंदर क्या हो रहा है कि प्राइवेट ब्लॉकचेन्स के अंदर ये बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ स्टेकिंग करने की जरूरत नहीं है, या कोई कंपटीशन प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हर किसी से मल्टीपल बार कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं होती। एक बार हमने सबको पूछा, सबने बताया एंड देन वी विल अपडेट इट इंस्टेड ऑफ आस्किंग ईच अदर बार बार, ठीक है। तो ये सारे हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पीबीएफटी के। अब एडवांटेजेस क्या है, ऑब्वियसली फॉल्ट टॉलरेंस है, फॉल्ट हैंडल कर रहा है, अगर अगर फॉल्सी या फिर मैलिशियस नोट्स है तो भी अच्छे से हम एक वी कैन से एक सॉल्यूशन तक पहुंच पा रहे हैं। एफिशिएंसी इसकी हाई है, ये सबसे ज्यादा फास्टर है, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों से ये फास्टर है। कोई भी रिस्क नहीं है चेंजेस का, ओके, कोई हैवी कंप्यूटेशंस नहीं है इसमें। और एक बार ये डिटर्मिनिस्टिक है, यानी कि ट्रांजैक्शन फाइनल हो जाएगी अगर एक बार सारी नोड्स ने उसको अप्रूव कर दिया। तो दीज आर एडवांटेजेस ऑफ पीबीएफटी। लिमिटेशंस भी होंगी। लिमिटेशंस क्या है कि पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर जहां पर मल्टीपल 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 नोड्स नेटवर्क के अंदर होती है, वहां पर वी कैन नॉट कंसीडर इट एज अ वी कैन से अ वैलिड थिंग, क्योंकि वहां पर हमें नहीं पता भाई कि कितनी मैलिशियस नोट्स हमारे पास है कितनी नहीं है। सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर पब्लिक ब्लॉकचेन्स, बट इट इज गुड फॉर परमिशन चेन्स और वी कैन से प्राइवेट, जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर पब्लिक होंगे तो कम्युनिकेशंस बहुत ज्यादा वी कैन से रिपीटेड हो जाएंगे। ओके, तो अगर ऐसा है कि बहुत ज्यादा नोट्स हैं नेटवर्क के अंदर, तो वो कितनी बार जाके तुम कम्युनिकेट करोगे, सो वो वाली चीजें होती है कि अगर जितने ज्यादा वैलिडेटर्स होंगे नोट्स के अंदर, उतनी ही ज्यादा कम्युनिकेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है कि इन सब में से ना, सारी नोट्स में से एक ऐसी अथॉरिटी हो जिसके पास सबसे ज्यादा पावर हो एंड उसके डिसीजन सबको अफेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन वो जो पावर वाला है अब वही फॉल्टी है। तो क्या होगा, तो इस वजह से रिस्क ऑफ सेंट्रलाइजेशन भी कभी कभार हो जाता है। और यहाँ पर हमें ये सिर्फ इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सबसे बेस्ट तब चलेगा जब हमें पता है कि हमारा जो वैलिडेटर्स है वो फॉल्सी तो नहीं है या फिर मैलिशियस तो नहीं है, मतलब इफ वी नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैलिशियस नोट्स, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि सिर्फ इतना परसेंट मैलिशियस नोट्स होंगे, ठीक है। तो अगर हमारा assumption ठीक है तो ही ये चलेगा, अगर assumption खराब है और तो फिर कभी भी ये एक अप्रोच पर मेजोरिटी वोटिंग से नहीं आ सकते। अब रियल लाइफ में तुम्हारी कहाँ पर पीबीएफटी यूज होती है, तो रियल लाइफ में रिपल के अंदर, देन टेंडरमिंट के अंदर, हाइपर लेजर फैब्रिक, इन सब के अंदर तुम्हारा पीबीएफटी का यूज होता है। अब ये जो पीबीएफटी टॉपिक था मैंने तुम्हें यूनिट 1 में भी पढ़ाया था, बट उस वक्त इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो आई डिसाइडेड टू टीच इट सेपरेटली इन यूनिट 2। नाउ आई होप तुम्हें ये अच्छे से समझ आ गया होगा और अब जाके ये तुम्हें अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। ओके, अब अगर पीबीएफटी वर्सेस पीओडब्ल्यू या पीओएस करें, तो पीओडब्ल्यू हमें पता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, बट ये स्लो थी और यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी। पीओएस की बात करें तो इसने पीओडब्ल्यू वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी थी, लेकिन यहाँ पर स्टेक्स होल्ड करने पड़ रहे थे, ये सारी चीजें थी। अब पीबीएफटी की बात करें तो यहाँ पर क्या था, हाई थ्रूपुट है, लो एनर्जी कंजम्पशन है, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिसेंट्रलाइजेशन कभी कभार कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। इट इज इवन नॉट सुटेबल फॉर योर लार्ज ब्लॉक चेन्स, ठीक है, इवन लार्ज प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए भी ये सुटेबल नहीं है, लेकिन अगर छोटे प्राइवेट नेटवर्क्स है उन सबके लिए दिस इज आइडियल। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद हमारा अगला आता है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। तो अब हमने
तीन कंसेंसस एल्गोरिदम के वी कैन से टाइप्स पढ़ लिए या फिर इसके पार्ट्स पढ़ लिए। अब आता है हमारा डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। अब देखो, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करते हैं तो तुम्हें प्रूफ ऑफ स्टेक मैंने इधर पढ़ाया था, यहाँ पर, कि क्या होता था कि प्रूफ ऑफ स्टेक में हर, यहाँ देखते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता था, हर नोड्स है ऐसे, और हर नोड एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेक होल्ड कर रही है, इस तरीके से सपोज एक स्टेक होल्ड कर रही है। अब हो क्या रहा है कि हम इनमें सब में से क्या होगा कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो भी नोड्स ना स्टेक होल्ड कर रही है वो सब वोट कर सकती है, वोट कर सकती हैं कि वो क्या चाहती हैं कि हर बार कौन ब्लॉकचेन को अपडेट करे, या कौन से कुछ पर्टिकुलर लोग आपस में डिसाइड करके ब्लॉकचेन को अपडेट करें। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, this is node C, this is node D, this is node E and this is node F। ओके, अब इस वाली नोड ने बोला, ये वाली नोड एक पर्टिकुलर स्टेक होल्ड करी थी, इसने बोला कि ये चाहती है कि जो भी नोड्स वैलिडेट वगैरह कर रहे हैं या जो भी नोड्स ब्लॉक के अंदर ब्लॉकचेन्स को डाल रहे हैं उसमें से एक इंसान बी हो। इसने भी वोट दिया, इसको लगता है ए हो। इसने वोट दिया कि इसके अकॉर्डिंग बी होना चाहिए जो वैलिडेट करे, इसके अकॉर्डिंग भी बी होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ए होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ए होना चाहिए। अब हुआ क्या कि जब वोटिंग्स हुए तो ए और बी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले, और ये वोट्स उन सब स्टेक होल्डर्स ने दिए। अब हो क्या रहा है कि जब भी ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स को ऐड करना है वो काम ए और बी आपस में मिलके कर रहे हैं। ए और बी देख रहे हैं कि क्या जो भी ट्रांजेक्शन है वो वैलिड है कि नहीं, एंड वो सारा काम ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि अब ये सब मिलके एक अथॉरिटी बन गई है जिनके लिए वोट करा नोट्स के अंदर स्टेक होल्डर्स ने। नोट्स में जो भी स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने वोट करा। तो इस पूरे कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डेलीगेट डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। थोड़ा सा समझ आया? अब यहाँ पर थोड़ा और इंग्लिश में देखोगे और फॉर्मल डेफिनेशन देखोगे तो ज्यादा समझ आएगा। देखो, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक एक एडवांस वर्जन है प्रूफ ऑफ स्टेक का, जहाँ पर मेन काम है कि हम स्पीड, एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी को वीकेंड से इंट्रोड्यूस कर पाए ब्लॉकचेन के अंदर और इम्प्रूव कर पाए। यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक वोटिंग एंड डेलीगेशन सिस्टम, जहाँ पर स्टेक होल्डर्स वोट करके कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रस्टेड डेलीगेटर्स जो कि वैलिडेट करते हैं कि ट्रांजेक्शन्स ठीक है या नहीं, सबके बिहाफ पर उनको सिलेक्ट करते हैं। तो दिस इज समथिंग आई टेल यू अभी, अभी मैंने तुम्हें समझाया। ओके, तो कोर कंसेप्ट से यहाँ पर क्या होता है, यूजर्स स्टेक देयर टोकन, दे वोट फॉर स्मॉल ग्रुप ऑफ डेलीगेट, एक छोटे ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स के लिए वो वोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो डेलीगेट्स होते हैं इनका काम होता है ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करना, चेक करना ये जो ट्रांजेक्शन है कोई फ्रॉड तो नहीं है, और उनको ब्लॉक्स में जनरेट करना। और इसके बाद क्या होता है, डेलीगेट्स को रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और वो अपने अर्निंग्स को या जो भी उनको रिवॉर्ड मिला उसका कुछ हिस्सा उन लोगों को शेयर करता है जिन्होंने उनके लिए वोट करा था या फिर जिन्होंने सपोर्ट करा था। तो इस हिसाब से सबका भला हो जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक? ओके, आई होप नाउ यू डू। अब यहाँ पर ये पूरी इसकी वर्किंग होती है कि जितने भी टोकन होल्डर्स हैं या स्टेक कॉइन होल्डर है वो सब वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टॉप वोटेड डेलीगेट सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद इनका काम होता है ट्रांजेक्शन को वैलिड करना और न्यू ब्लॉक्स को ऐड करना। और उसके बाद क्या होता है कि अब जितने भी डेलीगेट्स हैं उनका एक फिक्स टाइम होता है, स्लॉट होता है जिसमें वो ब्लॉग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है कि सडनली अगर कोई डेलीगेट गलत कर रहा है या फिर गलत लाइक फ्रॉड उसने कर दिया या ऐसा कुछ हो गया, तो वो भी उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं कम्युनिटी वाले विद द हेल्प ऑफ वोटर्स। ठीक है, जो भी एंड देन जो भी रिवॉर्ड्स होता है वो डेलीगेट सारे डेलीगेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उन लोगों में भी शेयर कर देते हैं जिन्होंने उनके लिए वोट करा था। आई होप दिस मैकेनिज्म इज वेरी क्लियर टू यू। यहाँ पर ये मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि फास्ट कंसेंसस हो, सब बहुत जल्दी जल्दी किसी एक पॉइंट पे एग्री हो। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या है, पहले तो हाई परफॉर्मेंस है, ब्लॉग बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो रहे हैं, लोग आपस में जल्दी डिस्कस कर रहे हैं। देन ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट है, कोई अलग से चीज नहीं करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी नहीं है कोई एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, हर कोई एक वीकेंड से वोटिंग कर रहा है, हर कोई एक डिसीजन मेकिंग कर रहा है, और अगर कोई डिसऑनेस्टली एक्ट करता है तो डेलीगेट्स उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। इट इज इवन इकोनॉमिक स्टेबल बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवॉर्ड्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ओके, तो ये सारी तो एडवांटेजेस हो गई, बट अब लिमिटेशंस क्या है डीपीओएस में।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मल्टीपल नोड्स के अंदर से भी कुछ कुछ वी कैन से कुछ पर्टिकुलर लोग ही डेलीगेट्स बन पाते हैं, तो इससे थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन का रिस्क हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या हो सकता है, अगर एक डेलीगेट दूसरे वाले डेलीगेट का वी कैन से डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है, तो कोलिशंस की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अगर मल्टीपल नोड्स वोटिंग में पार्टिसिपेट ना करे तो यहाँ पर ज्यादातर जो शिफ्ट होगा वो उसी पे आएगा जो सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर्स लेके बैठा है, क्योंकि अगर वोटिंग से कुछ डिसाइड नहीं होगा तो सिर्फ वही डेलीगेट्स बनेंगे जिनके पास बहुत ज्यादा डोमिनेंट नंबर ऑफ स्टेक्स हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि हमें अपने वीकेंड से जो वैलिडेटर्स हैं या जो अथॉरिटीज हैं उन पे ज्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा, एंड हमें वही सारी चीजें, क्योंकि वही सब ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है डीपीओएस की। अब रियल वर्ल्ड में इट इज यूज इन BitShare, स्टीम, ईओएस, ट्रॉन, इन सब में ये यूज होता है, ये वाला वी कैन से मैकेनिज्म। ओके, अब यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स की बात है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है कि हाउ कैन वी इंश्योर कि जो भी मतलब इस पूरे सिस्टम के अंदर कुछ गलत ना हो, कुछ फ्रॉड ना हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वोटिंग होती है। अगर कोई डेलीगेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या फ्रॉड्स कर रहा है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती है, साथ में वो रिप्लेस भी हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कम्युनिटी गवर्नेंस हो रही है, सब आपस में मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, एंड एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है सबका। ओके, तो ये तो तुम लोगों को समझ आ गया। अब अगली जो हमारा टॉपिक है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जब भी ब्लॉकचेन के अंदर सपोज कोई ब्लॉक ऐड वगैरह हो रहा है तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप जाकर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द ब्लॉकचेन इन विच द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एन एग्रीमेंट आर रिटन एज फॉलोज। ठीक है, तो ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है इन अ फॉर्म ऑफ कोड, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ब्लॉकचेन के अंदर जब कोई ब्लॉक ऑटोमेटिकली वी कैन से डिप्लॉय हो जाता है तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से डिजिटल एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर वी कैन से कुछ कंडीशंस वगैरह लिखी होती हैं। ओके, इतना समझ आ गया। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के की फीचर्स क्या होता है, पहला तो ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है। जब कोई एक्शन परफॉर्म होगा, कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और एक बार ये एग्जीक्यूट हो गए तो वी कैन नॉट चेंज इट और वी कैन नॉट अल्टर इट, ठीक है। देन ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये हर नोड के अंदर रन करेगा, और ब्लॉकचेन जहां जहां पर है हर जगह जाकर वो वी कैन से उनको चेक करेगा, या फिर जितने भी नोड्स हैं जिनके अंदर ब्लॉकचेन है हर नोड की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई एक ह्यूमन सुपरविजन की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, ट्रांसपेरेंट है एंड डिटर्मिनिस्टिक है। सो दीज आर ऑल दीज आर द की फीचर्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे करता है, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लॉकचेन के अंदर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका कोड हमेशा हम लिखते हैं सॉलिडिटी या फिर इथेरियम। अब ये सॉलिडिटी और इथेरियम दीज आर कोडिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, जिनके अंदर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं। अब क्या होता है, जब हम ब्लॉकचेन्स बनाते हैं या फिर वीकेंड से जब भी ट्रांजेक्शन होता है उसी के साथ हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं जो कि ब्लॉकचेन के अंदर जाके डिप्लॉय हो जाता है। अब ये जब डिप्लॉय होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक यूनिक ब्लॉकचेन एड्रेस आ जाता है। एक काम करते हैं, पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ, उसके बाद जब हम इसको देखेंगे तो तुम्हें ध्यान से या फिर अच्छे से समझ जाएगा। ओके, एक काम करते हैं, पेटीएम का एग्जांपल देखो। पेटीएम का समझो कि पेटीएम इज लाइक अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर क्या होता है कि कभी कभार ऐसे कंडीशंस में होते हैं कि अकाउंट जो सेंडर है ना उसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, एक्चुअल में पेटीएम में वो चीज नहीं होती, बट तुम्हें एज इन समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। देखो क्या होता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से समझो, जैसे पेटीएम है, पेटीएम के अंदर एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। कभी कभार क्या होता है, सेंडर यहाँ से पैसे भेजता है बट वो पैसे रिसीवर के पास नहीं जाते। अब ऐसे में क्या होगा, अब यहाँ पर कोई एक पर्सनलाइज्ड वी कैन से कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी तो नहीं है नहीं जो सब कुछ देखने को बैठी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब क्या होता है, 2-3 दिन में वो लोग बोलते हैं आपके अकाउंट में 2-3 दिन में खुद ही पैसे वापस आ जाएंगे। अब वो एक इंसान तो नहीं भेज रहा, वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो रहे हैं किसी प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। तो इसी को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब क्या होगा, ये पैसे अकाउंट से कट गए, इस पर तक नहीं पहुंचे तो थोड़े टाइम बाद वो पैसे खुद ही उस इंसान तक वापस पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का भी काम होता है इन वी कैन से
ब्लॉकचेन के अंदर भी वो इसी तरीके से कुछ यूज होती है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अब समझ आया, एक रिटर्न कोड है, ठीक है। यहाँ पर जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उन्हीं के साथ ब्लॉकचेन के अंदर ये जाके डिप्लॉय हो जाता है। डिप्लॉय होगा, इसके अंदर एक यूनिक ब्लॉकचेन का एड्रेस स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी ट्रांजेक्शन्स होंगे तो यूजर इस वी कैन से इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट करता रहेगा, ठीक है। जैसे भी क्योंकि ये ब्लॉकचेन के अंदर ही है, तो जो भी ट्रांजेक्शंस ब्लॉक ऐड हो रहे होंगे यहीं पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इट इज इवन इंटरैक्टिंग विद द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आल्सो। सो यूजर इंटरैक्ट विद इट बाय सेंडिंग ट्रांजेक्शंस और कॉलिंग फंक्शंस। उसके बाद क्या होगा, जब एक्चुअल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेट होगी कि ये कंडीशन मेट हो गई, अब तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपनी एग्जीक्यूशंस को वी कैन से स्टार्ट कर देगा, और जो भी एग्जीक्यूशन होगी वो ब्लॉकचेन के अंदर भी रिकॉर्ड होती रहेगी। तो ये समझ आ गया कि इस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल वी कैन से स्टेप बाय स्टेप ये वर्क होता है। पहले बनाते हैं, ब्लॉकचेन के साथ ही डिप्लॉय होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं उसी के थ्रू यूजर इंटरैक्ट कर रहा होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से भी, जब इसकी कंडीशंस मेट हो जाती है एग्जीक्यूट हो जाता है। इतना समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सी लैंग्वेजेस में बनता है, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम जो प्लेटफॉर्म है, तो देखो इथेरियम इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म जहां पर तुम कोड कर सकते हो इन लैंग्वेज लाइक सॉलिडिटी एंड वाइपर, ओके, ठीक है। इसमें कोड कर सकते हो, और तुम सॉलिडिटी का यूज करके क्या बनाते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी कंफ्यूज नहीं होना, एक सेकेंड, यहाँ देखो क्या होता है। यहाँ पर इनिशियली तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म होगा इथेरियम, जैसे तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म होता है वीएस कोड। वीएस कोड के अंदर तुम कोड कर सकते हो डिफरेंट लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। वैसे ही इथेरियम के अंदर तुम यूज करते हो सॉलिडिटी लैंग्वेज, और सॉलिडिटी लैंग्वेज का यूज करके तुम बनाते हो सेल्फ वी कैन से सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ आया। तो इथेरियम इज अ प्लेटफॉर्म, सॉलिडिटी इज अ लैंग्वेज, और सॉलिडिटी की मदद से क्या बन रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। अब जरूरी नहीं है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा सॉलिडिटी लैंग्वेज में ही बने, वो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म्स पे, कि अगर सोलाना है तो रस्ट में बनेंगे, अगर हाइपर लेजर फैब्रिक प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं तो गो लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज या जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। बट हमारे सिलेबस में सॉलिडिटी ही दी गई है, तो हमें सॉलिडिटी ही लिखना है, क्योंकि आगे चल के भी हम सॉलिडिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। अब स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करते हैं, फ्रॉड के चांसेस को रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पर एक वी कैन से सुपरविजन, कोई ऐसे सुपरविजन नहीं कर रहा है, कोई ऐसे सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, तो ह्यूमन से जो एरर होते हैं उनका रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है, ये सारी चीजें हमारे पास आती है। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है कि कोड बग्स में लीड टू लॉस ऑफ फंड और वल्नरेबिलिटी, कि अगर स्मार्ट कॉन्टैक्ट के अंदर कोई कोड लिखते वक्त कुछ फ्रॉड हुआ था, नॉट फ्रॉड, कुछ गलत कोड लिखा था या कुछ बग हुआ था, तो जब ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा ये भी गड़बड़ कर सकता है, और अगर एक बार ये डिप्लॉय हो गया तो फिर इसमें हम चेंजेस भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर एक बहुत बड़ा-सा नेटवर्क है, उसके अंदर इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को हर जगह पर हर ब्लॉकचेन के साथ ऐड होना पड़ता है, तो स्केलेबिलिटी इश्यूज भी होते हैं। इतना सब समझ आ गया। अब एक्चुअल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किधर-किधर यूज़ होते हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर यूज़ होते हैं, सप्लाई चेन के अंदर भी यूज़ होते हैं, साथ में अगर तुम केवाईसी वगैरह की बात कर रहे हो, आइडेंटिटी मैनेजमेंट के अंदर यूज़ होता है, हेल्थ केयर के अंदर मेडिकल रिकॉर्ड्स ट्रैक करने में यूज़ होता है, वोटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इवन तुम्हारे गेमिंग के अंदर तक यूज होते हैं, एनएफटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर यूज होता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो भाई तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कहा जाए तो, क्योंकि ये केवाईसी वगैरह में, और उसके बाद सप्लाई चेन हुई या फाइनेंशियल सर्विसेज हुई या वोटिंग सिस्टम हुआ, सबके अंदर इट इज यूज लाइक इट इज यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है हम अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं और कहाँ से आ रही है ये तो तुम्हें समझ आया, क्योंकि इसकी मदद से ही हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखते हैं। तो सॉलिडिटी एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी मदद से हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिजाइन करते हैं ऑन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, जैसे कि इथेरियम हो गया, और भी प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि पॉलीगॉन या बीएनबी चेन, ये सब, ठीक है। अब ये जो सॉलिडिटी लैंग्वेज है ये इंस्पायर्ड है जावास्क्रिप्ट से, सी प्लस प्लस और पाइथन से, क्योंकि ये उसी के जैसी है, तो अगर तुम अभी पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं लगेगा इसको देखने में। तो
सबसे पहले की फीचर्स कैसे हैं इसके, ये स्टैटिस्टिकली टाइप्ड है, यानी कि वेरिएबल्स को तुम्हें पहले डिक्लेयर करना पड़ता है लिखने से पहले। जैसे कि अगर तुम एक इंटीजर बना रहे हो तो तुम्हें आगे इंट ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उसका टाइप लिखना पड़ता है। उसके बाद सॉलिडिटी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यहाँ पर तुम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। तो यहाँ पर बिकॉज ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो यहाँ पर ये इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती है। साथ में इसके अंदर लाइब्रेरीज और इंटरफेस ये सब भी होता है, ठीक है। इसका ऑटोमेटिक कंपाइलेशन होता है ईवीएम टू ईवीएम बाइट कोड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो भी ये ऑटोमेटिक कंपाइल कर देती है ईवीएम बाइट कोड्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसके अंदर फीचर्स हैं जैसे कि एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक बनाना, क्लासेस को प्राइवेट बनाना, ये सारे भी फीचर्स है फॉर एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद ये लॉगिंग वगैरह, ब्लॉकचेन के अंदर इवेंट जैसे कि लॉगिंग वगैरह होता है उन सबको भी सपोर्ट करती है। उसके बाद यहाँ पर ये इथेरियम वर्चुअल मशीन को सिक्योर करने का काम करती है, मतलब ये इट्स एन एग्जांपल कि वो एग्जीक्यूशन को सिक्योर करती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इथेरियम वर्चुअल मशीन। अभी इथेरियम वर्चुअल मशीन क्या है, ये तो मेरा लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन ब्लॉकचेन स्पेसिफिक डेटा टाइप्स भी हैं, जैसे एड्रेस मैपिंग, एमएस मैसेज या ब्लॉक। तो ऑल दीज आर बिल्ट इन सपोर्ट ब्लॉकचेन स्पेसिफिक डेटा टाइप्स। तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं, समझ आ गया। अब यहाँ पर अगर तुम्हें बात करें कि किस तरीके से हम सॉलिडिटी के अंदर एक प्रॉपर वी कैन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, या फिर एक रफ आइडिया देखे देखे तो क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तुम बनाते हो विद द हेल्प ऑफ डॉट एस सॉल्व फाइल से, ठीक है। उसके बाद जो भी तुम कोड लिखोगे उसको तुम कंपाइल करोगे, देन अपने कोड को तुम डिप्लॉय करोगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिप्लॉय करोगे इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर। उसके बाद तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इंटरैक्ट करता है web3.js की मदद से, ठीक है। फिर फंक्शंस एग्जीक्यूट होता है और ब्लॉकचेन स्टोर हो जाता है एग्जीक्यूशन रिजल्ट। ब्लॉकचेन जो होता है उसके अंदर जो भी तुम्हारा वी कैन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, ब्लॉकचेन के अंदर तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी स्टोर हो जाता है। तो इट्स लाइक रफ आइडिया कि सबसे पहले तुमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया डॉट सॉल से, फिर वो कोड तुम्हारा कंपाइल होगा, देन डिप्लॉय होगा वो कोड, एंड फिर वो कोड बाकी के वी कैन से web3.js वगैरह की हेल्प से तुम्हारे ब्लॉकचेन्स के साथ इंटरैक्ट करता है और एग्जीक्यूट होता है। तो ये एक बेसिक फर्क हो गया। अगर सॉलिडिटी प्रोग्राम का एक बेसिक सिंटेक्स देखें कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेग्मा सॉलिडिटी 0.80। उसके बाद तुम नॉर्मल जैसे तुम फंक्शंस बनाते हो वैसे ही फंक्शंस बनाते हो, ठीक है। उसके बाद तुम यू इनिट, ये क्या है, डेटा टाइप है। देन यहाँ पे तुम एक्सेस स्पेसिफाई कर सकते हो और यहाँ पर तुम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। उस वेरिएबल को इधर तुम जैसे फंक्शंस बनाते हो वैसे ही बनाओगे, यहाँ पर एक्सेस टाइप दे दिया और यहाँ पर उसको इंक्रीज कर दिया। तो दिस आर लाइक अ बेसिक सिंटेक्स ऑफ योर लैंग्वेज सॉलिडिटी, ओके। तो यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा प्रेग्मा सॉलिडिटी, उसके आगे तुम एक कंपाइलर का वर्जन स्पेसिफाई करो। उसके बाद ये जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है ये एक तरीका है जहाँ जिससे तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस बनाते हो। ये सारी चीजें सेम है, यू नो व्हाट इज फंक्शन, यू नो व्हाट आर द एक्सेस स्पेसिफायर्स, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद सॉलिडिटी के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज होते हैं, तो सॉलिडिटी के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं तुम्हारे पास, जैसे यू इंट हो गया, बुलियन, एड्रेस, बाइट्स और स्ट्रिंग्स। साथ में एनएम भी होता है जिसकी हेल्प से यू कैन मेक योर कस्टम डेटा टाइप्स, और एक होता है स्ट्रक्ट, यहाँ पर इट इज अ यूजर डिफाइंड कॉम्प्लेक्स टाइप, ओके। उसके बाद अगर तुम रेफरेंसेस की बात करो, रेफरेंस के अंदर लाइक अगर तुम्हें मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करवाना है तो उन सब के लिए डेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर इसमें है एरे है, मैपिंग है, स्ट्रक्ट्स और स्ट्रिंग्स है, ठीक है। सो दीज आर वी कैन से रेफरेंस टाइप्स यूज्ड इन योर लैंग्वेज, वन सेकेंड, यूज इन योर सॉलिडिटी लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉकचेन के लिए तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट वी कैन से इनबिल्ट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मैसेज डॉट सेंडर, मैसेज डॉट वैल्यू, ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प और एड्रेस डॉट बैलेंस। सो दीज आर योर डेटा टाइप्स स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर योर ब्लॉकचेन लैंग्वेज, ठीक है। तो मैसेज डॉट सेंडर के अंदर जो भी सेंडर भेज रहा है उसका एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद मैसेज डॉट वैल्यू के अंदर ईथर जो भी सेंड हुआ उसका अमाउंट होता है। ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प के अंदर ब्लॉक कब क्रिएट हुआ इसके टाइम स्टैम्प्स होते हैं, ये सारी चीजें होते हैं। तो आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स जो कि इस लैंग्वेज के अंदर यूज होती है।
अब इस ये वाली लैंग्वेज के अंदर हमारे फंक्शंस होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बिहेवियर को डिफाइन करेंगे, और फंक्शंस के साथ साथ हमारे कुछ विजिबिलिटी स्पेसिफायर्स होते हैं। जैसे कि पब्लिक फंक्शन के अगर वो फंक्शन पब्लिक है, दैट मीन्स वो हर कोई एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट है तो हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वाले लोग ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल है तो उस फंक्शन को सिर्फ आउटसाइडर्स ही एक्सेस कर सकते हैं, और इंटरनल है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और जो भी कॉन्ट्रैक्ट उस वाले पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट से डिराइव है सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग सिमिलर टू योर एक्सेस स्पेसिफायर्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं मॉडिफायर्स। तो मॉडिफायर्स का मतलब क्या होता है, ये हम ने कोई कंडीशन सेट करी थी, ठीक है, और उसको हम अब चेंज करना चाहते हैं, और वी कैन से किसी भी फंक्शन के अंदर कोई दोबारा से वी कैन से कंडीशन सेट करना चाहते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि वो जो भी फंक्शन है वो भी एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए हम मॉडिफायर्स को बनाते हैं। ठीक है, तो मॉडिफायर को बनाने का सिंटेक्स भी सिंपल होता है, आगे मॉडिफायर लिख के एक फंक्शन की तरह ही चीज बना दो, एंड उसके बाद जो भी तुम्हें इसके अंदर डालना है वो सब डाल सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर यही सारे कंसेप्ट हैं जो कि तुम लोगों ने नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी पढ़े होंगे, जैसे व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज वी कैन से व्हाट इज इंटरफेस, एंड ये सारे कंसेप्ट्स वो ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, अब यहाँ पर सॉलिडिटी लैंग्वेज जो होती है वो डेवलप्ड होती है, कैन बी डेवलप्ड यूजिंग द फॉलोइंग टूल्स। ओके, सॉलिडिटी का हम वी कैन से एक कंप्लीट कंपाइलर एंड टेस्टिंग ये सब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमिक्स आईडी। ठीक है, सो ये सारी चीजें, तो दीज आर कंप्लीट डिप्लॉयमेंट टूल्स। ठीक है, किन किन टूल्स की मदद से वी कैन डिप्लॉय दिस सॉलिडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले रिमिक्स आईडी, ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है। उसके बाद तुम्हारा हार्ड हैट है, ये कंपाइलेशन और डिबंगिंग के लिए यूज होता है। फिर अगर गैन एक्ट की बात करें तो ये एक लोकल ब्लॉकचेन सिमुलेशन है। सो ऑल दीज आर टूल्स फॉर योर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए, उसके बाद आते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉलिडिटी। तो पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, इसमें लाइब्रेरी सपोर्ट हो रही है, इनहेरिटेंस हो रहा है, देन यहाँ पर ईवीएम इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब ये ईवीएम वाली चीज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जिन लोगों को सी प्लस प्लस या फिर कोई भी लैंग्वेज आती है उनके लिए ये बहुत ज्यादा फेमिलियर है, तो वो अच्छे से सीख सकते हैं इसको। यहाँ पर मेन पर्पस है कि ये ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट के लिए यूज हुई है, ब्लॉकचेन के लिए यूज हुई है ये वाली, एक वी कैन से इट इज इट्स पर्पस एंड इट इज इट्स एडवांटेज। ओके, उसके बाद लिमिटेशंस क्या है, कि अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा डिप्लॉय हो गया तो उसके बाद यू कैन नॉट मॉडिफाई इट। ठीक है, अगर ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते वक्त कुछ बग्स आ गए तो अगेन हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ह्यूमन एरर्स भी हो सकते हैं कोड लिखते वक्त। ठीक है, सो दीज आर ऑल द लिमिटेशंस ऑफ इट। ओके, उसके बाद हमारा आता है इथेरियम वर्चुअल मशीन। देखो, अब इथेरियम वर्चुअल मशीन है क्या या फिर ईवीएम है क्या, देखो नाम से ही समझ आ रहा है। इट इज लाइक, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इथेरियम के अंदर इट इज लाइक अ प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हम सॉलिडिटी लैंग्वेज के यूज करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। तो इथेरियम एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म है, एक इन्वायरमेंट वी कैन से प्रोवाइड करता है। इथेरियम के ये जो ईवीएम है इसकी फुल फॉर्म होती है इथेरियम वर्चुअल मशीन, और ये एक कोर रन टाइम एनवायरमेंट है। यहाँ पर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर। तो इट इज लाइक इट ये ना एक तरीके का डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और रन कोड कर सकते हैं अपने कोड्स को, और हमें कोई भी इस तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं होंगे। तो बहुत ज्यादा सिक्योरली हम अपने कोड को इस एनवायरनमेंट के अंदर रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इथेरियम वर्चुअल मशीन एक तरीके का रन टाइम एनवायरनमेंट पर देता है, जहाँ पर अपने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे काम बहुत ही ज्यादा सिक्योरली होते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। ईच इथेरियम नोड रन्स इट्स ओन इंस्टेंस ऑफ द ईवीएम इंश्योरिंग दैट एवरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट्स आइडेंटिकली अक्रॉस ऑल नोड्स। तो होता क्या है, जब भी हम यहाँ पर नोट्स बनाते, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, हम इनको एग्जीक्यूट करते हैं यहीं पर, एंड इससे क्या होता है, हम बेसिकली एक बार चेक करके देखते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड एक्चुअल नोट्स के अंदर जब ये जाएगा तो किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। इतना समझ आ गया कि इथेरियम वर्चुअल मशीन ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक कोर रन टाइम एनवायरनमेंट ये हमें दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, ईवीएम का रोल क्या है इथेरियम के अंदर, बेसिकली ईवीएम
किस ईवीएम का हम बोले कि हम ईवीएम पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो पहली बात तो इथेरियम के अंदर अगर बात करें ईवीएम की, तो ईवीएम ही हमारा रिस्पॉन्सिबल है, यही इन्वायरमेंट दे रहा है जिसके हेल्प से हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड्स को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने ब्लॉकचेन के स्टेट्स को मेंटेन कर पा रहे हैं, जो भी सिक्योरिटी वगैरह है ना वो भी ईवीएम ही प्रोड्यूस कर रहा है। एंड जितने भी रूल्स हैं वो सब अच्छे से एग्जीक्यूट हो, ट्रांजैक्शंस को चेक करना हर नोड के अंदर, ये सारा काम ईवीएम का ही है। तो ईवीएम एक तरीके का मानो कंप्यूटर है, एक तरीके का एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम अपने सारे कोड्स को रन कर रहे हैं, ये सब कुछ चेक भी कर रहा है, सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट भी करवा रहा है। तो ये सारी चीजें ये कर रहा है। अब अगर ईवीएम के अंदर आर्किटेक्चर की बात करें, तो ईवीएम एक स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ईवीएम के अंदर हमारे पास स्टैक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मेमोरी होती है, साथ में स्टोरेज भी होता है, ये सारी चीजें हमारे पास होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो भी एग्जीक्यूशंस हो रहा है उन सबको स्टोर करने के लिए ईवीएम के अंदर हमारे पास स्टैक्स होता है। तो दिस इज ईवीएम जिसके अंदर स्टैक्स होंगे, जो भी एग्जीक्यूशंस हो रही है वो सब इसके अंदर स्टोर होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी होती है। उसके बाद ये जो ईवीएम होते हैं इसके अंदर जो मेमोरी होती है वो बहुत टेम्पररी होती है, और जैसे ही एक वी कैन से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है, वो हमारी मेमोरी से हट जाता है या फिर गायब हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एक स्टोरेज होता है जहाँ पर परमानेंटली सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो अगर मैं ईवीएम की बात करूँ तो इसके कंपोनेंट्स में पहले तो एक स्टैक है जहाँ पर टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है ये एग्जीक्यूशन के। फिर मेमोरी है जहाँ पर हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वी कैन से एक टेम्पररी मेमोरी स्टोर होती है जो कि एग्जीक्यूशन के बाद क्लियर हो जाती है, और उसके बाद स्टोरेज के अंदर परमानेंटली स्टफ स्टोर होता है। उसके बाद एक गैस मैकेनिज्म होता है जहाँ पर सारा कॉस्ट कितना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कंप्यूटेशंस में लग रहा है, एग्जीक्यूशंस में लग रहा है, वो सारा कॉस्ट कहीं पर कंप्यूट हो रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज अ मैकेनिज्म जो कि ईवीएम में यूज होता है, जहां पर जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बने उन सब में कितना कॉस्ट लगा वो सब कहीं पर कंप्यूट हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम काउंटर भी ईवीएम के अंदर होता है, एंड एक होता है ओपी कोड्स। तो प्रोग्राम काउंटर्स कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर्स क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन ये बेसिकली कुछ वी कैन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो जैसे जैसे एग्जीक्यूशंस हो रही होते हैं उनको ट्रैक करते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इंस्ट्रक्शंस इनको मिले। और उसके बाद आता है लास्ट कंपोनेंट ओपी कोड, विच इज अ लो लेवल ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय ईवीएम। अगर की कंपोनेंट्स ऑफ ईवीएम की बात करें तो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, इसके अंदर स्टैक होगा, मेमोरी होगी, स्टोरेज होगा, एक गेस मैकेनिज्म होगा जो कि कॉस्ट कंप्यूटेशन में यूज होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है जो कि एग्जीक्यूशन को ट्रैक कर रहा होता है, एंड एक होता है हमारे पास ओपी वी कैन से ओपी कोड्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर एग्जीक्यूशन मॉडल की बात करें तो पूरा इसका कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। सो सबसे पहले क्या होगा, ट्रांजेक्शन जो है वो नेटवर्क के अंदर जाएगी, ट्रांजेक्शन को हम ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ब्लॉक के अंदर डालेंगे, उसके बाद जो भी नोड्स है वो क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को यूजिंग द ईवीएम। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारे पास मल्टीपल नोड्स है, एक ट्रांजेक्शन हुई और ट्रांजेक्शन को हमने ब्लॉक में डाला। अब ये ब्लॉक ये आया एक नोड के पास, और नोड क्या करती है, इस कोड को चेक करके देखती है। इसके साथ ब्लॉक के साथ हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, ये सारा एक पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लॉक्स का वी कैन से एक पूरा ग्रुप होता है। और नोड्स क्या करते हैं, इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन सबको जो भी चीजें हैं, जो भी कोड्स है उन सबको एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईवीएम। ठीक है, उसके बाद जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो सारे नोड्स में जाते हैं, अगर वो सही लग रहा है, वो ट्रांजेक्शंस भी वैलिड लग रहा है, तो उनको हम ब्लॉकचेन के अंदर अपडेट कर देते हैं, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक के साथ ही आता है। और ये जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है ये एग्जीक्यूट इथेरियम वर्चुअल मशीन के अंदर ही हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा गैस मैकेनिज्म आता है, जो कि हमने अभी भी ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये क्या करता है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट को निकालता है। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस हो रहा है, उनका एक पर्टिकुलर कॉस्ट होता है। यूजर्स मस्ट पे गैस फीस टू एग्जीक्यूट कोड। तो अगर जब भी तुम इथेरियम के अंदर अपने कोड्स को एग्जीक्यूट करवाओगे तो तुम्हें एक फीस देनी पड़ती है, और उन सबका रिकॉर्ड जो भी कैलकुलेशन होते हैं वो सब गैस मैकेनिज्म की हेल्प से होता है। इफ गैस रन्स आउट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द ट्रांजेक्शन फेल्स। तो अगर ऐसा होगा कि गैस मतलब जो भी कॉस्ट है तुम उसको नहीं दे पा रहे, ऐसा कुछ होगा तो एग्जीक्यूशन फेल हो जाएगी, तुम्हारा ट्रांजेक्शन तभी फेल हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि तुम इन्फिनाइट लूप से बच सकते हो।
ओके, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पर इतना तो तुम्हारे इसमें वो डिटेल में नहीं है, बट अगर बात करूँ कि ईवीएम के अंदर क्या-क्या अच्छी चीज़ें या फिर ये वाले जो एनवायरनमेंट है इसके एडवांटेजेस क्या-क्या हैं? तो सबसे पहले इट इज़ लाइक ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक बेसिक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये कोई फाइल एक्सेस नहीं कर सकते, ये नेटवर्क के अंदर जाके डायरेक्टली कुछ एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में होता है और एक इंटरफेस के बीच में होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सपोज ऐसा हो कि ये तुम्हारा एक नोड है और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली बिना किसी टेस्टिंग्स वगैरह के नोड के अंदर आ जाए और ये नोड एक बेसिकली कंप्यूटर ही है, तो हो सकता है तुम्हारे कंप्यूटर के फाइल्स हैक हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तुम्हारा कंप्यूटर वो हो जाए, वी कैन से हैक हो जाए। तो ये सब प्रिवेंशंस के लिए हम इस पूरे को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रन करते हैं इथेरियम वर्चुअल मशीन के अंदर। तो यहाँ पर मैलिशियस कोड से भी हमें वी कैन से छुटकारा मिलता है जब हम अपने कोड्स को रन करते हैं इथेरियम वर्चुअल मशीन के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है इनको लिखते हैं हम सॉलिटरी या फिर वेब में और कंपाइल होता है ईवीएम के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ ये सारा हमने कंपाइलेशन फ्लो पढ़ा था कि सॉलिडिटी कोड के लिए डॉट सोल नाम की एक फाइल बनाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर सॉलिडिटी में कोड लिखा जाता है वो कंपाइल होता है विद द हेल्प ऑफ सॉलिडिटी कंपाइलर SOLC का यूज करके, ठीक है? और ये जो हमारा कंपाइलर होता है वो हमारा जो सॉलिडिटी में कोड लिखा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ईवीएम के अंदर बाइट कोड में, और देन ये वाला कोड ब्लॉकचेन के साथ डिप्लॉय होता है और हमें पूरा हमारे ईवीएम से भी एग्जीक्यूट हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है? अब यहाँ पर हम एक बार ईवीएम की लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो ईवीएम की लिमिटेशंस क्या है कि यहाँ पर फाइल हैंडलिंग लिमिटेड है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टोरेज तुम्हें ना ये सारा चीज़ें हैं इन सबको मैंने बोला कि ईवीएम के अंदर हम 3 डिफरेंट फेजेस में स्टोर करवाते हैं। वो भी एक्सपेंसिव होता है, डिबगिंग डिफिकल्ट होते हैं और कंप्यूटेशन भी इसकी स्लोअर हो जाती है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हमने इसकी लिमिटेशंस देख ली हैं। एंड बहुत सारे ब्लॉकचेन्स भी ईवीएम एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करती है, जैसे कि पॉलीगॉन हो गया, फैंटम हो गया, हार्मनी हो गया, बीएनबी स्मार्ट चेन्स हो गए, ये सब ईवीएम को सपोर्ट करती है एंड ये सारी ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स हैं, ठीक है? उसके अलावा भी हो गया जैसे मूनबीम हो गया, दीज ऑल आर ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स। ओके, दीज नेटवर्क अलाउ डेवलपर टू डिप्लॉय इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट मॉडिफिकेशन, encouraging क्रॉस चेन डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन। ओके, उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा लास्ट वी कैन से फाइनल कंक्लूजन। तो यहाँ पर पढ़ो, इथेरियम वर्चुअल मशीन एक वी कैन से इथेरियम की ही बैकबोन है, ठीक है? यहाँ ये हमें एक सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करी है जहाँ पर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को हम रन कर सकते हैं। ये सेफ है, ये ट्रस्टेबल है। यहाँ पर हमारे जो वी कैन से नोड है उसको कोई अलग से कुछ खतरा नहीं हो रहा, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। सो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप अब तुम्हें ये सब समझ आ गया होगा एंड यहाँ तक हमने मैं तुम्हारा यूनिट 2 का जितने भी टॉपिक्स है सब कवर कर लिया। एक बार मैं तुम्हें तुम्हारा सिलेबस दिखा देती हूँ। यहाँ देखो, दिस इज योर यूनिट 2 ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हमने कंसेंसस एल्गोरिदम के अंदर प्रूफ ऑफ वर्क देख लिया। देन मैंने तुम्हें प्रूफ ऑफ स्टेक भी पढ़ाया। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस भी पढ़ा। डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक भी देखा क्या होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा। सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। इथेरियम वर्चुअल मशीन क्या होती है हमने वो भी पढ़ा। ओके, अभी एक टॉपिक रह गया तुम्हारा, डिप्लॉइंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखो, दिस इज योर लास्ट टॉपिक, डिप्लॉइंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर ये वाला मैंने सोचा था कि ये मैंने तुम्हें ऊपर भी थोड़ा सा इथेरियम वगैरह का आइडिया दे दिया, बट अब एक बार अच्छे से ही पढ़ा देती हूँ अगर सब पढ़ा रही हूँ तो, ताकि तुम्हें लगे ना कि मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अगर एक प्रॉपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास डेवलपमेंट फेज आता है जहाँ पर हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं यूजिंग द लैंग्वेज सॉलिडिटी। उसके बाद एक डिप्लॉयमेंट फेज आता है जहाँ पर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम ब्लॉकचेन के अंदर डालते हैं। एंड उसके बाद एग्जीक्यूशन फेज आता है जहाँ पर एक कंडीशन मेट होने पर हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरीके से देयर आर थ्री वी कैन से इट इज अ कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर 3 मेजर स्टेजेस हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं और इसी को हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो सबसे पहला फेज होता है डेवलपमेंट फेज जहाँ पर हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज सॉलिडिटी।
ठीक है? अब इस लैंग्वेज के बारे में हमने देखा था कि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं, फंक्शंस होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो अब क्या होता है कि जब एक बार हम अपने डॉट सॉल्व फाइल के अंदर इसको बना देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला है, ये जो लैंग्वेज है, सॉलिडिटी लैंग्वेज में जो कोड लिख रहा है, वो ईवीएम बाइट कोड के अंदर कंपाइल हो जाता है। और ये जो कंपाइलेशन होती है, ये एसओएलसी कंपाइलर या रिमिक्स आईडीई, इन सारे कंपाइलर्स की में से किसी भी टूल की मदद से हो जाती है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, जब ये चीज़ हो गई, अब हमारा डिप्लॉयमेंट फेज़ आएगा जहाँ पर इसको हम अपने ब्लॉकचेन के अंदर डालते हैं। तो क्या होता है कि सॉलिडिटी कंपाइलर क्या करता है, ये जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको हमने सॉलिडिटी लैंग्वेज में लिखा था, उनको बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? उसके बाद हमारे पास एक एबीआई जनरेट होता है। एबीआई इज़ लाइक योर एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफ़ेस। ये जनरेट होता है और उसके बाद ईवीएम के अंदर ही इस बाइट कोड को हम एग्ज़ीक्यूट करते हैं। समझ आया? तो पहली चीज़ तो डेवलपमेंट हो गई जहाँ पर तुमने कोड बना दिया, डाल दिया, उसके बाद उसको कंपाइल कर दिया ईवीएम बाइट कोड्स के अंदर। उसके बाद तुम्हारा डिप्लॉयमेंट फ़ेज़ होगा जहाँ पर ये जो कोड्स हैं ये यहाँ पर बाइट कोड में कन्वर्ट हो गए थे। उसके बाद एक तुम्हारे पास आता है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफ़ेस, ये जनरेट होता है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो भी है ना, ये सारा कोड या फिर ये जो भी है तुम्हारा बाइट कोड, ये तुम्हारा लगेगा ब्लॉकचेन के अंदर। तो जब भी एक ट्रांजेक्शन होती है, तो ट्रांजेक्शंस के अंदर उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा बाइट कोड भी लगता है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि ये जो तुम्हारी फाइनल ट्रांज़ैक्शन होती है, इसके साथ तुम्हारा जो भी ट्रांज़ैक्शन हुई, उसके साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी जाता है, जिसको वी कैन से सेंडर अपने प्राइवेट की से साइन करता है। और ये वाला जो ट्रांज़ैक्शन है, ये ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के अंदर जाता है। उसके बाद जो भी माइनर्स हैं, वो उस ब्लॉक को वेरीफ़ाई करते हैं, चेक करते हैं और फिर ब्लॉकचेन के अंदर डालते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें पहले भी बताई हुई थी। ठीक है? उसके बाद डिप्लॉयमेंट के अंदर हमारे टूल्स यूज़ होते हैं, रेमिक्स आईडीई, हार्ड हैट, ट्रफल स्वीट, गैनिक, ये सारे वी कैन सी web3.js, ether.js, ये सारे डिप्लॉयमेंट टूल्स हैं। ठीक है? उसके बाद हमारा लास्ट में एग्जीक्यूशन फेज आता है जहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइनली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो एक बार डिप्लॉय होने के बाद हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है? अब टू टाइप्स के यहाँ पर क्या होता है कि एग्जीक्यूट कैसे होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होते हैं फंक्शन कॉल्स से। ठीक है? अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कॉल्स हो सकते हैं, या तो तुम्हारा रीड क्वेरी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी ऐसे कोई क्वेरीज आएंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे बना होगा कि कोई फंक्शन रीड हो रहा है या जो भी हो रहा है तो एग्जीक्यूट हो रहा है, या फिर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे दो तरीके से फंक्शन कॉल्स होते हैं। पहला होता है रीड क्वेरी, जहाँ पर ये यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये ब्लॉकचेन के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करता, कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं करता। और यहाँ पर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो तब यूज होता है जब कोई भी एक पर्टिकुलर रीड मेथड कॉल हो रहा हो। ठीक है? उसके बाद हमारा होता है एक स्टेट चेंजिंग ट्रांजेक्शन, जहाँ पर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर कंडीशन मेट होने पे वो ब्लॉकचेन के अंदर स्टेट को मॉडिफाई कर देती है। ठीक है? और उस वक्त हमें गैस पेमेंट रिक्वायर होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेशंस हम चेंजेस करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा हमने एग्जीक्यूशन फ्लो देखा कि क्या-क्या तुम्हारे स्टेजेस होते हैं, कि पहले तुम्हारा क्या फेज़ होगा, देन एग्जीक्यूशन फेज़ होगा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है एबीआई, व्हिच इज़ योर एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफ़ेस, जिसके बारे में हमने अभी देखा। तो ये जो एबीआई होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, एक इंटरैक्शन प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच। तो एबीआई के अंदर तुम्हारे सारे फंक्शन नेम होते हैं, इवेंट के स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनपुट आउटपुट फॉर्मेट्स तुम्हारे पास होते हैं। ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। जब तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वीकेंड से ब्लॉकचेन के अंदर आ जाता है और इसको एक यूनिक ब्लॉकचेन एड्रेस मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है कि सपोज ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा ब्लॉकचेन के अंदर आ गया, अब जो भी चेंजेस वगैरह होंगे और इसके अंदर ब्लॉकचेन का एड्रेस आ गया, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यूजर्स क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं उसको। और यहाँ पर ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर वेरियस ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है? ये रीड कर सकता है ब्लॉकचेन के वीकेंड से ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा है उसको। ठीक है? उसके बाद यूजर यूजर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से तब तक वीकेंड से एक यूजर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से तब तक वीकेंड से कनेक्ट हो सकता है जब उसको कुछ ट्रांजेक्शन्स करना हो, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन्स भी देन ब्लॉक्स में ही जाएंगे, कुछ ट्रिगर हो रहा हो तो ये सारी चीजें वीकेंड से काम आती हैं।
तो वी कैन से कि एक बार अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के अंदर लग जाता है तो यूजर उनसे बार बार ही इंटरेक्ट करता है बाय सेंडिंग सम ट्रांजेक्शन्स और रीडिंग करने के पर्पसेस से। सो इन सब से तो आई होप तीन जो क्रूशियल स्टेप्स थे ब्लॉकचेन के अंदर वो तुम्हें समझ है कि डिप्लॉयमेंट स्टेप है या एग्जीक्यूशन स्टेप है या डेवलपमेंट स्टेप है, ये सब समझ आया और तुम्हें लाइफ साइकिल भी समझ आई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। तो अब मैं क्लेम कर सकती हूँ कि हमने ये वाला भी कवर कर लिया है, हाउ वी आर डिप्लॉइंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसी के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजिकल यूनिट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है इन वन शॉट। अगर तुम्हें समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं बोलती रह जाती हूँ, तुम लोग नहीं करते। वीडियो को शेयर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने का। और ऑल्सो मैंने ब्लॉकचेन की प्लेलिस्ट बना ली है जहाँ पर 2 वीडियोस डल चुकी है। तुम्हारी बाकी 2 यूनिट्स मैं कल तक डाल दूंगी। आई एम वर्किंग हार्ड कि मैं कल तक ये अपलोड कर दूं और ये चैप्टर खत्म कर दूं, मतलब ये सब्जेक्ट ही खत्म कर दूं। ठीक है, मेरा मेन फोकस है कि मैं आईपू के जितने भी सिलेबस है ऑब्वियसली अभी उनको कवर नहीं कर सकती, बट मोस्टली एक पर्टिकुलरली वी कैन से एक ब्रांच के सब्जेक्ट्स कवर कर सकती हूँ। तो अभी मैं उतना ही ट्राई कर रही हूँ कि तुम्हारे एंड सेम से पहले वो सब कर दूं। तो मेरे एफर्ट्स को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोबारा बोल रही हूँ, और वीडियो को शेयर भी कर देना, प्लेलिस्ट को भी शेयर कर देना, हर जगह शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and all the very best for your NSEM exams.